थी तो उसमें मैंने पढ़ा थी। सर कुछ दिन पहले मैं जीके पढ़ रही थी और उसमें मैंने एक एमसीक्यूज किया है कि अभी जो तब वाला जो ट्रॉय था वो अभी का इटली है, मतलब इस तरह तो फिर रूम ही बनाना न्यू ट्रॉय जो है। नहीं नहीं, वो ट्राई वाला ये नहीं है, वो टर्की वाले एरिया पे आता है ट्राई। इस तरफ नहीं था ट्राई, उस तरफ था। ठीक है, ट्राई उस तरफ ठीक था, है। जहाँ पे उनकी बाइजेंटीन अंपायर नहीं थी, उस जगह को कह रहे हैं। मॉडर्न टर्की तो आपको ये लग रहा है ना शायद वो मुसलमानों का सारे है, मुसलमान तो बाद में आए थे, बहुत बाद की बात है वो तो 1453 में थे सर, जब हाँ जी, सुल्तान मोहम्मद उससे फातिह ने पहले तो प्रेसिडेंट। वो सारा एरिया जो है ना, वो उसको वो ट्राई कह रहे हैं, उस एरिया को जहाँ बाइजेंटीन अंपायर रही है इतने 500-700 साल। ठीक है, अब बात समझिए, लैटिन हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिका, एक्चुअली दिस इज हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटेन है ना, कि ब्रिटेन के ओरिजिन को बेस किया जा रहा है। और ये उसने वही काम किया जो वर्जिल ने किया था। वर्जिल ने एनियड लिख के किया और उसने हिस्ट्री की बुक लिख के किया, नाम हिस्ट्री दे दिया, और है तो फैंटेसी है ना सारी। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। नहीं कोई बात रह जाती है तो एंड पे दोबारा से करेंगे। तो मीडिएवल इंस्टीट्यूशन, मीडिएवल में फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म में जैसे मैं आपको बता ही रहा था, तो हमारा सिलसिला कोलैप्स कर गया। जहाँ पे सर्फ होते थे, पैजेंट होते थे, ऊपर लॉर्ड होता था और वही सब कुछ होता था, और वो जवाब भी होता था किंग को या चर्च को। तो क्रूसेड्स चलाई गई रिकैप्चर करने के लिए यरूशलेम से टर्क्स के अगेंस्ट। और ये इस पे भी काफी हमने बात कर ली थी, क्या होती हैं ये होली वॉर्स थी जो चर्च लड़ रहा था। तो जब ये सिस्टम था, सिस्टम फ्यूडलिज्म था, क्रूसेड का टाइम था, और नाइट जो है अब उन्हें चाहिए थे। नाइट अब ऐसे लोग थे जिन्होंने घर बार छोड़ दिया और फुली एक डेडिकेट हो गए। आप खुद सोचें, अगर आप चर्च के हो चला रहे हैं और क्रूसेड चला रहे हैं, तो आपको कैसे बंदे चाहिए होंगे? बहुत डेडिकेटेड लोग चाहिए होंगे ना, जो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार खड़े हों। तो आप उन्हें कहें कि नाइट हैं ये मेरे। और फिर नाइट की स्टोरीज को फैलाया गया रोमांसेस के जरिए, क्योंकि उस जमाने और कोई मीडिया नहीं होता था, ये कहानियां ही होती थी जिसके लोगों तक आपने कम्युनिकेट करना होता। तो शिवलरी का पूरा एक कोड सिस्टम ऑफ ऑनरेबल जो कंडक्ट है, और नाइट और डिवोशन और फाइट, और ये सारा कुछ उसके साथ जोड़ा गया। अब आप ये चीज समझ सकते हैं, ये वो सोशल बैकग्राउंड है जिसके अंदर लिटरेचर लिखा जा रहा है मिडिल एजेस का। तो अगर डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन देखा तो वो चर्च था उस समय। वेस्टर्न जो सारा यूरोप है वो तो छोटी छोटी रियासतों में बट गया था, और उनके बादशाह तक लगाता था चर्च। आपने एक टर्म सुनी होगी, जब मार्लो वगैरह के प्ले हम पढ़ते थे, डॉक्टर फास्टो साहब ने पढ़ा होगा, तो उसको कहते हैं ना कि हम तुम्हें वो शरारतें करते हैं ना, पता है जो फास्टो थे, जब जादू का इल्म आ जाता है तो किस तरह मेफिस्टोफेलिस के साथ वो जाता है और वो प्रैंक्स खेलता है, खासतौर पे पोप के साथ भी। तो उसको कहा जाता है कि इसको एक्सकम्युनिकेट कर दो। तो उसका वो मजाक उड़ाते हैं, मिडिल एजेस में उसके पास पावर थी ना, तो अब रेनेसां टाइम है, तो अब जो है राइटर है वो खुल के मजाक उड़ा रहे हैं उसकी उस पावर्स का। तो वो वर्ड यूज किया करते थे, अभी भी करते हैं, एक्सकम्युनिकेशन। जैसे जैसे हमारे यहाँ दायरे इस्लाम से निकालते हैं ना लोगों को, वो वाला डर दे के, तो वो उनका भी एक दायरा होता था, तो उसमें वो निकाला करते थे लोगों को, एक्सकम्युनिकेट कर दो जिसको। तो वो कहा जाता है कि चर्च अगर किसी बादशाह को एक्सकम्युनिकेट कर देता था ना, तो उसकी बादशाह खत्म हो जाया करती थी। चंद दिनों के बाद लोग रिवॉल्ट करते थे कि तुम्हारी जरूरत कैसी थी, हमारा बादशाह तो काफिर हो गया, तो हम ऐसे इसको बादशाह क्या क्यों रखें हम लोग। तो वो जितना भी स्ट्रांग होता था, उसके अंदर जो है ना इतना ही बेचैनी और रिवॉल्ट फैलता था कि लोग उसको जो है ना अक्सर मार दिया करते थे उस बादशाह। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो हेनरी VIII ने बड़ा जुर्रतमंदाना काम किया था, बड़ा चांस लिया था उसने, जब उसने टसल खेली पोप के साथ, क्योंकि वो पोप का या चर्च का आखिरी टाइम चल रहा था ना। तो ये इस तरह के अब अटैक हुए चर्च के ऊपर, वो चर्च खत्म हुआ और रेनेसां स्टार्ट हुआ। सो जो मॉडर्न लिटरेचर है हम इस पर लार्जली कंसर्न विद सेकुलर लाइफ एंड रिटन बाय द ले पीपल। आज का जो लिटरेचर है आम आदमी और आम लोगों की जिंदगियों के बारे में होता है, वो कोई किसी चर्च के थीम को हम फॉलो नहीं करते। आज के जो राइटर हैं, हाल तो पाकिस्तान के राइटर की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया के। फॉर 1000 years the thought culture and art of the Europe were promoted by the church। बड़े अरसे तक, जैसे मैंने कहा ना, थॉट पे, कल्चर पे, आर्ट पे
इवन आपने देखा होगा जो स्कल्पचर थे, जो स्कल्पचर्स प्रिपेयर करते थे मिडिल एजेस के अंदर, उनमें भी आप देखते हैं कि उन्होंने भी सेक्रेड थीम ही लिए। जैसे हजरत दाऊद का मुजस्मा उन्होंने बनाया, या इस तरह रिलीजन के लोगों के वो बनाया करते स्कल्पचर में। तो हर चीज पे इनका कंट्रोल था। द क्लर्जी वर द सोर्स ऑफ एजुकेशन, आर्ट एंड लिटरेचर। पढ़ाना भी इन्होंने है, आर्ट क्या है वो भी यही बताएंगे, लिटरेचर ये संभालेंगे। इवन एंटी क्लैरिकल स्टाइल, थोड़ा सा अगर आप इनको लिबर्टी दें तो वो ये बनती है कि इनके अंदर कुछ लोगों ने इतना अच्छा भी लिखा कि वो एंटी क्लैरिकल भी रहा, यानी क्रिटिसिज्म किया, वो टोटल एंटी रिलीजन नहीं होता था, वो सिर्फ उसकी बेहतरी के लिए सेटायर वगैरह करते थे। सो हायर एजुकेशन एंड द कल्चर वर प्रोवाइडेड लार्जली बाय द रिलीजियस monks, nuns and later friars. Monastic cathedrals बने। कैथेड्रल is basically the big church होता है, ऐसा चर्च जिसमें स्कूल भी हो, ठीक है, जिसमें मॉन्क्स रहते भी हों, पढ़ते भी हों और वहां पढ़ाया भी जाता हो और बातें भी होती हों। ये जो कंबाइंड चर्च होता है, यानी स्कूल कॉलेज चर्च मिक्स जो होता है, इसको कैथेड्रल कहते हैं। ये बड़ी इमारत होती है। तो ये डिफरेंट प्लेसेस पे बन चुके थे और उनके साथ स्कूल बन चुके थे। तो यहाँ से आगे जाए तो यही स्कूल बाद में यूनिवर्सिटीज बने, जैसे कि पेरिस की यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी पेरिस की यूनिवर्सिटी है वो है ला सोर्बोन, ठीक है, 1160 में उसकी बुनियाद रखी गई। ऑक्सफोर्ड की 1167 में। ये साथ साथ आप देख रहे हैं। और ये चर्च ने ही इनकी बुनियादें रखी हैं कि वहां पढ़ाया और लिखाया और सिखाया जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लिबरेट हुए, जैसे रोमांसेस लिबरेट हुए, जैसे पेंटर लिबरेट हुए आहिस्ता आहिस्ता, म्यूजिशियन लिबरेट हुए। तो ये चर्च के होल्ड से आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बाहर आई। इसलिए जब आज हम सुनते हैं ना वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर के वो कहते हैं कि स्टेट और चर्च सेपरेट है, भाई सेपरेट करो, हमें भी यही मशवरे देते हैं। ये उनके पीछे ये तजुर्बात है उनके, ठीक है, उन्होंने इस चीज को भुगता हुआ है। मच ऑफ द बेस्ट राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग वाज होली रिलीजियस, जैसे हमने बात की। मिस्टिक जूलियन ऑफ नॉर्विच, विलियम लैंगले इंस्पायर्स फ्लोमेन, आप देख रहे हैं, ये मैंने किसी को दी भी हुई है। तो ये भी बिल्कुल एक रिलीजन का थीम है, ठीक है, एक आइडियल, एक प्लेस ऑफ सोसाइटी की वो बातें करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिडिवल जो ड्रामा है या लिरिक है, ये सारे गॉस्पेल को या रिलीजन के मैसेज को आम आदमी तक पहुंचाने का एक जरिया थे बस, यानी मीडियम के तौर पे यूज हो रहे थे। साथ हमने ब्रैकेट कर दिया कैम्ब्रिज कब बनी थी। ये यहाँ जो डेट्स दी गई है ना थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। स्कूल सिस्टम आपको पता चलता है कैसे स्टार्ट हुआ, चर्च की का होल्ड और पावर स्ट्रक्चर मैंने अभी फुली एक्सप्लेन कर दिया। 2-3 लेक्चर में लगातार मैं ये बात कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में एक बैकग्राउंड बैठ जाए। आने वाले दिनों में आपको रेनेसां की भी तब समझ आएगी, इसकी डबल इंपॉर्टेंस है ये बात समझने की, और टोटल इंग्लिश लिटरेचर पे भी आपकी समझ बढ़ती जाती है। उसके बाद जो है ना कैम्ब्रिज, हमने कहा 1209 में कैम्ब्रिज जो है ना फाउंड होती है। तकरीबन आप देख लें कि 1160 से 1209 तक, ठीक है, कितने साल बनते हैं, 100 साल से कितने ज्यादा बनते हैं। तो आज कदीम तरीन यूनिवर्सिटीज में ये 3 आती हैं, ला सोर्बोन, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है। उसके बाद जो हम आते हैं रोमांस, जो डोमिनेट मिडिल एज जॉनरा जो है, इसको समझते हैं। जो सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा था जो जॉनरा वो था रोमांस। सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ पावर, अभी हमने समझा सारा कैसे वो कंट्रोल करते हैं हमेशा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, कि कौन सा जॉनरा डोमिनेट करेगा, कौन सी चीज आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। इंस्टीट्यूशन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना वही फैसले कर रहा होता है। रोमांसेस वर टेल्स ऑफ द एडवेंचरस एंड ऑनरेबल deeds of the war at first, but later on some poets narrates about knights who fought to defend ladies, ठीक है। तो कैसे वो सेकुलर थीम हुआ, जिसने सेकुलर के लिए ना समझ आ रही थी उसके लिए, कि पहले नाइट फाइट कर रहा था पुरानी कहानी में फॉर गॉड एंड फॉर चर्च एंड फॉर किंग, फॉर लैंड, ठीक है। अब जो है ना वो नाइट तो है, हीरो तो नाइट ही है अभी भी कहानियों में, लेकिन ही इज फाइटिंग फॉर हिज लव, ठीक है, फॉर हिज बिलव्ड, फॉर लेडी। तो न्यू इथोस, एथिकल सिस्टम को इथोस कहते हैं, नया एथिकल सिस्टम आ गया कि वो अब रिप्लेस कर दिया चर्च ने, रिलीजन ने, उन थीम्स ने सेकुलर थीम्स की तरफ। सो इन ए सेंस दे लिबरेटेड रोमांसेस फ्रॉम द चर्च एंड थियोलॉजी।
So French rulers ruling by the conquest enjoy romances of antiquity about फ्रेंच रूलर तो थे ही थोड़े सेकुलर स्टाइल था उनका तो, और चर्च के साथ ज़ाहिर उनकी मुखालफत भी रहती थी। उस टाइम पे जो सेकुलर किस्म की जो रोमांसेस फेमस हुई आउटसाइड द रिलीजन, वो रोमांसेस ऑफ थीव्स हैं जो ग्रीक ओरिजिन रखते हैं। एनियस की रोमांसेस आई, एनियस जैसे एक कैरेक्टर है आपको पता है एनियड का, तो उसके अबाउट रोमांसेस भी लिखी गई, ट्रॉय के बारे में लिखी गई, अलेक्जेंडर, रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर बड़ी जबरदस्त एक रोमांस है, कभी अगर आप पढ़ेंगे। Such popular stories of antiquity were the matter of Rome, but Arthurian romances the matter of the Britain. इस तरह जो ब्रिटेन को फोकस करने वाले रोमांसेस है उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो किंग आर्थर है। जैसे जेफरी मनमोथ में अपनी हिस्ट्री की किताब में उसे रियल लाइफ कैरेक्टर के तौर पे रखा है, मे भी वो कोई शख्स रहा हो, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जैसे अलेक्जेंडर एक शख्स तो था, लेकिन उसके बारे में रोमांसेस में आप वो वाकयात पढ़ेंगे कि आपकी अकल दंग रहेगी, उसे सेमी डेमी गॉड बना देंगे। सर ऑर्फियो, तो अब हम जाते हैं रोमांस, जो कि अभी हम मिडिल एजेस का डोमिनेट जॉनरा से हमने स्टार्ट किया। तो सर ऑर्फियो एक जो है एक रोमांस है, और ये मजे की बात है ऑर्फियस की रोमांस, ऑर्फियस और यूरिडाइसी की जो मिथ है वो ऑलरेडी ग्रीक मिथ है, ग्रीक स्टोरी है, मेटामॉर्फोसिस में मौजूद है, ओविड ने जो लिखी थी, और उससे पहले भी मौजूद थी, ओविड ने अपनी बुक में रोम टाइम में इसे दोबारा से लिखा। और सर ऑर्फियो में ये बिल्कुल अब सर लग गया उसके साथ, ताकि वो ग्रीक कैरेक्टर है और उसको उन्होंने क्रिश्चियनाइज कर दिया। द फर्स्ट वर्नैकुलर स्टोरी ऑफ द क्वेस्ट फॉर द ग्रेल, तो क्वेस्ट फॉर ग्रेल इनका एक बड़ा थीम होता है। ग्रेल, होली ग्रेल असल में वो कप है जिसमें जो हजरत ईसा ने अपने आखिरी सफर में अपने पॉजल्स के साथ अपने सारे जो हैं वो नायबीन, जो उनके 12 नायब हैं, उनको बिठाया और उनके साथ जो आखिरी खाना खाया था, तो एक कप उन्होंने आखिर में रेज किया था और उसमें जो है वाइन पी, कुछ कहते हैं, या जो भी ड्रिंक लिया उन्होंने, तो वो बाद में कहते हैं कि वो मौजूद है कहीं ना कहीं दुनिया के ऊपर उनके जाने के बाद। वो कप की इम्पोर्टेंस है कि जिसके पास होता है तो वो ऑर्डर और जस्टिस कर सकता है। इस तरह से कई मिथ्स एसोसिएटेड हैं उसके साथ। तो एक रोमांस जो है ना बड़ी अच्छी मैजिकल एक स्टोरी है। द ग्रीक ऑर्फियस एंड द यूरिडाइसी बिकम इंग्लिश नाउ इन दिस स्टोरी। Greek Orpheus becomes Sir Orfeo. Sir Orpheus is a lord in Winchester. He loses Dame Herodas to a fair king and abducts her from her archer to a Celtic underworld. वही कहानी कि जैसे यूरिडाइसी की डेथ हो जाती है तो वो हेडीज उसे अंडरवर्ल्ड में ले जाता है, और फिर ऑर्फियस जो है वो चूंकि म्यूजिशियन होता है वो अपनी म्यूजिक की पावर से अंडरवर्ल्ड में जाता है और वहां से यूरिडाइसी को वापस लेके आने की कोशिश करता है। और इस तरह बिल्कुल इसका कैरेक्टर भी आफ्टर 10 years ग्रीविंग इन द वाइल्डरनेस, ऑर्फियो जो सर ऑर्फियो है, अब इंग्लिश है, क्रिश्चियन भी है साथ साथ, follows a fairy hunt through a hillside into the underworld where he wins back Herodes with his harping, वही म्यूजिकल पावर के साथ, and in recognition and the reunion and queen ऑर्फियो और क्वीन जो है ना, now they are restored to the throne. This romance is lasting legacy of the Middle Ages. एक अच्छी एग्जांपल है मिडिल एजेस की बेहतरीन रोमांसेस में। शायद हमने इसको रखा है, आई थिंक सर ऑर्फियो को जो टास्क दिए थे, अगर ना हुआ तो फिर इसको रख लेंगे। नेक्स्ट जो बहुत बड़ी रोमांस है, शायद उससे भी बड़ी, जो पहले हमने डिस्कस किया, दैट इज द डेथ ऑफ द आर्थर, द ओल्डेस्ट प्रोज नैरेटिव स्टिल फेमिलियर इन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दोज इन द स्क्रिप्चर इज ले मॉर्टे दे आर्थर। ठीक है, लैटिन में इस तरह से लिखेंगे इसको। अब सर थॉमस मैलोरी ने लिखा था 1470 में जाके। रिमेंबर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डेथ ऑफ द आर्थर। अब यहाँ पे आपने फर्क करना है क्योंकि बड़े नाम मिलते जुलते हैं। डेथ ऑफ द आर्थर और डेथ ऑफ द आथर, ये दो अलग वर्क हैं, वेरी सिमिलर। आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आप गलत टिक लगा लेंगे अगर जरा सी आपने जल्दी कर दी, क्योंकि आर्थर और आथर ट्रिकी लगेगा आपको, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। द डेथ ऑफ द आथर बाय रोलैंड बार्ट्स,
या रोलैंड बार्थेस भी कहते हैं समथिंग। तो रोलैंड बार्थ जो ये फ्रेंच फिलोसफर है, मॉडर्न 20वीं सेंचुरी के हैं। तो इन्होंने एक वर्क लिखा है द डेथ ऑफ द आर्थर, पोस्ट मॉडर्न ये वर्क है, द डेथ ऑफ द आर्थर। तो डेथ ऑफ द आर्थर और आर्थर में फर्क है, वो रोमांस है, थॉमस मैलरे का वर्क है, और ये रोलैंड बार्थ का वर्क है। तो ये काइंडली ध्यान से इसको याद रखिएगा। Sir Thomas Mallory, who in the 1440s was charged with crimes of violence and spent most of the 1450s in jail. This was in the Wars of the Roses between Lancastrian and Yorkist claimants to the throne. Wars of the Roses हो रही थी जो हमने अभी मेंशन की इंट्रोडक्शन के अंदर, उसमें टॉमस मैलरी जो कि एक पार्टी के साथ थे और दूसरे के खिलाफ थे, तो इस चक्कर में उनको जेल जाना पड़ा, और जेल में रहते हुए उन्होंने डेथ ऑफ द आर्थर लिखा। वक्त का एक पॉजिटिव यूज किया उन्होंने। In 1485 विलियम कैक्सटन, बड़ा अहम आदमी जो रेनेसा लेके आता है इंग्लैंड के अंदर, प्रिंटेड ले मोर्टे डे आर्थर, एडिटिंग इनटू इट 21 बुक्स। ठीक है, he is the first prose close enough to modern English to be read with ease, and the Morte is the first great work of English prose fiction. तो प्रोज फिक्शन अगर आप देखा जाए तो इस रोमांस का बहुत असर है, और आज तक ये रोमांस पढ़ी जाती है। इस पर मूवीज भी काफी सारी बन चुकी है, वो भी आप देख सकते हैं अगर जल्दी से चीजों को समझ में आए। सो डेथ ऑफ द आर्थर में क्या है, थोड़ी सी इसको समझते हैं। The imprisoned Arthur ends the Morte with the breakup of the Round Table and the death of the Arthur. तो यहाँ कोई सवाल तो नहीं पूछना चाह रहा कि एंड पे चले हैं? जी सर। जी हाँ सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। यस यस सर विलियम कैक्सटन ने भी प्रिंटिंग प्रेस को ही इंट्रोड्यूस कराया है, और जो है गुटेनबर्ग का भी नाम प्रिंटिंग प्रेस से एसोसिएटेड है, तो इन दोनों में से क्या इनका अलग अलग एरियाज की वजह से डिफरेंशिएट करना है इसको? जी, जर्मनी में इन्वेंट हुआ था। गुटेनबर्ग ने जर्मनी में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस वो लेके आने वाला बंदा है। इसने जर्मनी से प्रिंटिंग प्रेस सीखी, कैसे लगाते हैं वहाँ ट्रेनिंग, और इंग्लैंड के एरिया में कराया, पहला प्रिंटिंग प्रेस लगा दिया। ओके ठीक है सर, ठीक है। अब ये जो इम्प्रिजन्ड आर्थर है, इम्प्रिजन्ड आर्थर कौन है? मैलरे जेल में रहता है, वही फैमिली वार जो वार ऑफ रोजेस हो रही है। तो मॉर्टिस ने वहां पे लिखी विद द ब्रेकअप ऑफ द राउंड टेबल एंड द डेथ ऑफ द आर्थर। अच्छा, इसने बुक लिखी डेथ ऑफ द आर्थर, ऐसा लगता है अपने प्रॉब्लम्स का रिवेंज भी लिया, राउंड टेबल भी तोड़वा दिया और सारी बातें खत्म कर दी, आर्थर की भी डेथ करवा दी इसने, और उस रोमांस का जो एंड वो इस तरफ लेके जाता है। और शायद इसके साथ खुद जो कुछ हुआ था इसने इस कहानी में ले गया, इसके साथ बिट्रेल हुआ, इसके साथ प्रॉब्लम आया, इसको जेल की सफरिंग देखनी पड़ी, तो इसने एक ऐसी रोमांस लिखी, तकलीफ हुई ना, तो तकलीफ में आपको पता फिर बंदा सही काम करता है। तो एक बड़ा एक अच्छा वर्क इसने तख्लीक कर दिया। So in a feud that follows the discovery of his adulterous love for the Guinevere, Lancelot kills Gareth। लेकिन इससे पहले ज़रा मुझे बताना पड़ेगा ये कौन लोग हैं भाई, क्या हो रहा है आप कहेंगे, खास तौर पे मेरी एक स्टूडेंट ज्यादा इस पे कहेगी कि सर मुझे नहीं समझ आ रही। तो डेथ ऑफ द आर्थर जो है, आर्थर आपने देखा कि वो लेजेंडरी कैरेक्टर है, और मर्लिन इसका नायब हुआ करता था। तो उसने इसको मशवरा दिया जब ये बादशाह बना तो तुम एक राउंड टेबल बनाओ, इक्वालिटी, ठीक है, जस्टिस और इक्वालिटी के, वहाँ हायरार्की नहीं होनी चाहिए, नया आइडिया दिया। और नाइट्स जो हैं इसके साथ बैठा करते थे, 10-12 जो है, कुछ कहते हैं 100 लोग बैठा करते थे, 100 नाइट का टेबल था, बहुत बड़ा होगा वो, ज़ाहिर है एग्जैजरेशन लग रही है। तो 12 नाइट जो होते थे ना इसके साथ, तो वो बैठते थे और इक्वल स्टेटस होता था सबका। अब इसका जो एंड है ना वो चूंकि वो हमारी दिलचस्पी उसके साथ है, तो इसका जो सबसे काबिल नाइट था लैंसलॉट नाम था उसका, ये जो है, और ये गैनेवर जो है ना ये इनकी क्वीन है, बहुत खूबसूरत थी, और सेकंड वाइफ थी इनकी। फर्स्ट वाइफ से इनका अलग से बेटा भी था आर्थर का, वो भी काफी बड़ा हो चुका था। तो गैनेवर जो है ना, उस लैंसलॉट और गैनेवर के दरमियान अफेयर हो जाता है, यहाँ लव हो जाता है। और लैंसलॉट कहानी में तो बहुत लंबा है कि वो बहुत अवॉइड भी करता है और होली ग्रेल की क्वेस्ट में भी निकल जाता है बार बार कि मैं किसी तरीके से गनेवर जो है उसके सामने ना ही आऊं। लेकिन अल्टीमेटली जो है ना वो उनके जो रिलेशन है वो डेवलप होते हैं कुछ ना कुछ, और फिर पता चल जाता है आर्थर को।
तो आर्थर का सबसे काबिल ये नाइट होता है, लेकिन वो अब इस एडल्टरस रिलेशनशिप को उसे पता चल जाता है लव का, तो उसके सारे लोग दूसरे लोगों से मशवरा देते हैं कि लैंसलॉट से जो है तुम लड़ाई लड़ो। खासतौर पर उसका जो बेटा है आर्थर का, वो बाप को उकसाता है कि जाओ जो है तुम जाके, तुम्हें फाइट करनी चाहिए। तो आर्थर जो है ना काफी अरसा फाइट नहीं करता था, कि वो जानता होता है लेकिन मामले को हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं होता। तो उसे उकसाने पर वो लड़ने के लिए निकलता है। तो पीछे से जो है ना, जो इनकी स्टेट होती है ब्रिटेन, जिसे आप पुराना नाम जा रहे कोई और था उसका, एल्बियन, तो वहां पे उसका बेटा जो है वो तख्त पे कब्जा कर लेता था उनको। उसका मकसद यही होता है, वो कोई उसको जेलसी वगैरह नहीं होती है, कोई फिक्र नहीं होती इस मामले की, एक्चुअली उसे थ्रोन चाहिए होता है। तो आर्थर फिर वापस आता है और लड़ाई लड़ता है अपने बेटे के साथ, उसकी डुएल होती है जहां वो जख्मी हो जाता है और फिर शायद उसकी डेथ हो जाती है। सो अब ये लाइन शायद आपको बेहतर तो समझ आ जाए। तो इज अडल्टरस लव फॉर द गैनेवर, लैंसलॉट किल्स गैरेथ, ग्वेन्स ब्रदर, या सर ग्वेन और ग्रीन नाइट के जो भाई हैं गैरेथ, वो भी एक नाइट थे, उनकी भी लड़ाई होती है इसी मामले की वजह से, वो भेजते हैं तो लैंसलॉट उसको मार देता है। एंड लीव्स द राउंड टेबल फॉर हिज नेटिव फ्रांस, फ्रांस से बिलोंग करता है लैंसलॉट, वहां चला जाता है। ग्वेन विद आर्थर हिज अंकल सीक्स वेंजेंस ऑन लैंसलॉट, एंड इन देयर एब्सेंस द ट्रेटर मॉडरेट, मॉडरेट इसका बेटा है, क्लेम्स द थ्रोन। विदाउट लैंसलॉट आर्थर लूजेस, कि हमेशा आर्थर ने जो जितनी भी लड़ाइयां जीती थी लैंसलॉट की वजह से थी, और जब उसके साथ उसका प्रॉब्लम हो जाता है वो अकेला पड़ जाता है। The close with the deaths of the Arthur, Lancelot, and the Guinevere is full of mistrust and regret. Malraux gave the ramifying Arthurian story its classic form. ठीक है, ये छोटी सी बात है, बाकी कहानी आप में से कोई और भी प्रेजेंट कर देगा, करेक्टर क्या है, मेन स्टोरी क्या है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली स्टोरी जो है ना, द डेथ ऑफ आर्थर और फिर कितना। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, रोमांसेस जो है, मिडिल एजेस के हमने इंस्टीट्यूशन देखे, उनका सोशल स्ट्रक्चर देखा, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर देखा, चर्च का होल्ड देखा, फिर हमने कहा कि डोमिनेट जॉनरा है, उसमें हमने दो जो है वो वर्क्स को डिस्कस भी थोड़ा बहुत कर लिया है, उसकी बेसिक्स आपको समझा दी है, और वो कौन से थे, सर आर्फी और डेथ ऑफ द आर्थर। और डेथ ऑफ द आर्थर और डेथ ऑफ द आर्थर का फर्क भी आपको पता चल गया। उसके बाद हम जाते हैं कि मिडिल एज में जो अदर प्रोज हुई है इस, यानी रोमांस से हटकर प्रोज वर्क जो है, द 14th century स्पिरिचुअल राइटिंग हमारे सामने आती है प्रोज में। देयर हैड बीन मिस्टिकल राइटिंग इन इंग्लिश सिंस द ड्रीम ऑफ द ड्रूड इन 18th century में। ड्रीम ऑफ ड्रूड एक पोएम हमने मेंशन की थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर, एक रिलीजियस एक मिस्टिकल वो पोएम थी। बिल्कुल उसी ट्रेडिशन को लेकर यहाँ भी कुछ पोएम लिखी गई, जैसे जूलियन ऑफ नॉर्विच। जूलियन ऑफ नॉर्विच इज द फाइनेस्ट इंग्लिश स्पिरिचुअल राइटर बिफोर जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है, and the first great writer of English prose. She says that she had her revelation during a near fatal illness in 1373. लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे बीमार हुई तो उनको विजन आए और उन्हें गॉड से प्रे किया कि मैं, और क्या कहा अल्टीमेटली उनको क्या मिला, I saw him and sought him, I had him, I wanted him, I mean lacked him. तो ये उनकी ओरिजिनल लाइन भी हमने यहाँ पे कोट कर दी, जॉलियन नॉर्विच ने यहाँ स्पिरिचुअल राइटिंग की। जॉन वाइक्लिफ अनदर नाम है, आता है किसके अंदर, प्रोज राइटर के अंदर, और बेसिकली इसने ट्रांसलेशन की है, बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इससे पहले भी हुई थी लेकिन फ्रैगमेंट था। जॉन वाइक्लिफ जो है वो एक स्कॉलिस्टिक फिलोसोफर थे, थियोलॉजियन, बिब्लिकल ट्रांसलेटर, रिफॉर्मर, प्रीस्ट, सेमिनरी प्रोफेसर है तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, तो वहां पे वो पढ़ाते थे और साथ साथ एक रिलीजियन पर्सन थे। चर्च के ऊपर अटैक भी किया, इन्होंने अपना एक कल्ट बनाया, लॉर्डलेट्स कहलाते थे इनके फॉलोअर्स। छोटी सी इंफॉर्मेशन है वाइक्लिफ के बारे में। बहरहाल मेन बात यह है कि उन्होंने बाइबल को पहली बार एक कंप्लीट बुक को कंप्लीट फॉर्म में ट्रांसलेट कर दिया। जॉन ट्रेविजा एक और हमारे पास आते हैं बंदे, ट्रांसलेटेड फ्रेंच इंसाइक्लोपीडिया एंड द लैटिन वर्ल्ड हिस्ट्री, इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फ्रेंच इंसाइक्लोपीडिया को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और लैटिन एक हिस्ट्री जो वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी गई, एक बुक लिखी गई थी उसको। सर जॉन मैंडेविल who wrote his travels at the time may have been as fictional as most of his stories.
इन्होंने भी ट्रैवलॉग टाइप लिखे हैं, सर जॉन मैनुअल। तो प्रोज राइटर में आपके सामने जॉन वाइक्लिफ आते हैं, ठीक है। सबने इस बात को कैटेगराइज, अब मैंने तो कर दिया अलग अलग, पहले अलग अलग जगहों पे पढ़े हुए थे, मैंने इनको कैटेगराइज किया कि शायद आप इस तरीके से बेहतर समझ लें। वाइक्लिफ है, जॉन ट्रेविसा हैं और सर जॉन मैंडेविल है। सर लगा हुआ है मेन में, इनको नाइटहुड भी मिला हुआ। अब हम आते हैं मिडिल एज की पोइट्री की तरफ, ठीक है। रोमांसेस हमने देखे, हमने उसके बाद प्रोज वर्क देखा, मिडिल एज में क्या हुआ है, बैकग्राउंड पहले से देखा है हमने सारा। तो मिडिल एज इन पोइट्री की टू ग्रेट पोएम्स, पायर्स प्लोमैन बाय द लैंगलैंड एंड सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट बाय एनोनिमस, ठीक है। बड़ी एक हमारे पास पोएम सामने आती हैं अर्ली टाइम के अंदर, और फिर लेटर पे हमारे पास बड़े बड़े राइटर भी आते हैं, और जॉन गॉवर हैं और जेफरी चौसर, ठीक है। गॉवर ने जो है वो 3 जबानों में लिखा है, ठीक है। चौसर ने सिर्फ इंग्लिश में लिखा था। तो हम चौसर को कह सकते हैं कि he was the bright star in the sky with many bright stars, ठीक है। तो मिडिल एज की पोइट्री में हमारे पास क्या आता है, लैंगलैंड, कुछ तो पायर्स प्लोमैन, सर गुवेन के कोई आथर है हमें पता नहीं, तो सर गुवेन एंड द ग्रीन नाइट एक अच्छे किस्म की आपके पास एक रोमांस भी है, रोमांस इन वर्स है, इसलिए हमने इसे पोइट्री में कंसीडर भी किया है। ये रोमांस भी है, ठीक है। डोमिनेंट जॉनरा तो आपको पता है रोमांस, तो वर्स में भी रोमांस लिखी जा रही है। उसके बाद आ जाते हैं जी जॉन गॉवर और फिर जेफरी चौसर, ठीक है। चौसर, गॉवर, लैंगलैंड और सर गुवेन के जो आथर हैं, ये मिला के हमारे पास मिडिल एज की पोइट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी पहला जो हमारे पास है पायर्स प्लोमैन। पायर्स प्लोमैन इज ए ड्रीम पोएम। एक बात हुई, ये ड्रीम पोएम का एक पूरा सिलसिला है, ये ज्यादातर यहाँ पोएट्री ड्रीम पोएम में की जाएगी। द ऑथर इज सेड इन द मैनस्क्रिप्ट टू बी द विलियम लैंगलैंड। लैंगलैंड की ये पोएम है। अच्छा, यहाँ भी एक गेस है थोड़ा सा कि ये लैंगलैंड की पोएम, 200% कंफर्म तो नहीं है, लेकिन लैंगलैंड की पोएम आप इसे समझे। अगर ऑप्शन आए कि पायर्स प्लोमैन किसने लिखा है, तो आपने विलियम लैंगलैंड ही लगाना। ये हम क्रिटिक्स की बात कर रहे हैं, आपने भी यही समझना। The sleeper dreams that the world is सर ये क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी सर, ये क्वेश्चन आया हुआ था 17 के पेपर में। बिल्कुल विलियम लैंगलैंड ही आता है, ठीक है। हाँ जी। अगर इनका नाम ना हो बीच में, फिर कोई भी नहीं होगा, ठीक है। वो obvious सी बात है। The sleeper, अब होता क्या है, sleeper dreams that the world is a fair field full of folk between the tower of the truth and the dungeon of the hell, ठीक है। वन साइड पे एक टावर दिखाएगा, ट्रूथ का टावर है, सब सिंबॉलिक है ना, वहां पे कैरेक्टर भी सिंबॉलिक है। पायर्स असल में पीटर है। The plowman after whom the poem is called, the dreamer, is a learner who share his experiences, learning from his vision and encounters with reason. Reason से encounter होते हैं, character है reason, anima, holy church, lady meet. And so this is wholly a didactic allegory, although it is a complex one. तो सारे एलेगोरिकल मतलब डबल मीनिंग के साथ स्टोरी है, कोई मॉरल मैसेज लिए हुए है वही। तो ईच ड्रीम, इसमें ड्रीम की एक सीरीज है, इज ए फ्रेश स्टार्ट ऑन ओल्ड प्रॉब्लम, कलेक्टिव नेग्लेक्ट ऑफ गॉड एंड नेबर। मसला एक ही है, वही रिलीजन का थीम है कि गॉड को नेग्लेक्ट किया और नेबर को नेग्लेक्ट किया। हमसाया को ख्याल रखो और खुदा को जिंदगी में लाना पड़ेगा आपको, ये उसका मेन मैसेज है। लैंगलैंड वांट्स टू रिफॉर्म द हार्ट्स एंड द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और रिफॉर्म किस अंदाज में करना है, चर्च के जो मैसेज है उसके साथ, ठीक है। चर्च की मोनोपोली है ना, आपको पता है। इट पैरेलल्स दोस्तोयेव्स्की, लेकिन दोस्तोयेव्स्की ने उस तरह से नहीं किया होगा, उसने तो बड़ा रैशनली इसका एनालिसिस किया होगा, लेकिन किसी हद तक थीम जब आप सोसाइटी के स्ट्रक्चर को खास तौर पे कैरेक्टर रिलीजन के ले रहे हो और वो भी डिस्कस हो रहा हो, तो इससे वो पैरेलल कर रही है कहानी। ब्रदर्स कर्मजोव, ब्रदर्स कर्मजोव में जो भाई हैं वो दोनों प्रीस्ट हैं, पादरी भाई हैं दोनों। उनके साथ फिर क्या होता है, वो नॉवल है पूरा। Its scheme is like that of the Bunyan's Pilgrim's Progress। एक और वर्क हम साथ यहाँ सीख रहे हैं, ब्रदर्स कर्मजोव किसने लिखा, वो आपसे पूछा जा सकता है टेस्ट में। बेशक वो आगे एज में है, रशियन वर्क है, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया तो मतलब टेस्ट में भी हम आपसे पूछ सकते हैं। दोस्तोयेव्स्की ने लिखा था। बनियंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखी बनियन ने, जॉन बनियन। उसकी बुक में भी जो पिलग्रिम्स हैं वो जा रहे होते हैं यरूशलेम में, यानी उनका हज होता है जैसे।
तो एजरा पाउंड का जो वर्क है ना कैंटोज, वो भी किसी हद तक सिमिलर है, बट हमने कहा कि इट इज थियोलॉजिकल, मोस्टली जो है थियोलॉजिकल थीम है, डायडेक्टिक है लैंगलैंड का वर्क। दूसरे वर्क में रैशनल एनालिसिस किया गया है, ये फर्क है अंदर। वो थोड़े सेकुलर अंदाज में चीजों को डील करते हैं, मॉडर्न राइटर जैसे हमने कहा था। उसके बाद जो हमारे पास एक और वर्क है जिस सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, अभी हमने बात भी की थी। लैंगलैंड के बाद जो हमारे पास अदर पोइट हैं, पोइट्स की हम आज बात कर रहे हैं इस वक्त इस स्टेज के ऊपर। सो क्लैरिकल एंड द रोमांस ट्रेडिशन मीट इन सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट जो रोमांस है, तो यहाँ पे रोमांस और क्लैरिकल अंडरस्टैंडिंग यहाँ मीट कर रही है। नाइट भी है ना सर, वही 5 वाउस को भी वो लेके चलेगा, ठीक है, 5 वाउस वाला जो शिवलरी का कॉन्सेप्ट है। एंड द फाइनेस्ट इंग्लिश वर्स रोमांस, और ये वर्स भी है यानी पोएट्री भी है, ये रोमांस भी है, ये रिलीजन का थीम भी उठाए हुए और किसी हद तक न्यूट्रल रोमांस का टच भी है इसके साथ। तो वेरी गुड मिक्सचर है, एंजॉय करेंगे अगर आप इसे पढ़ते हैं। इट हैज अ टिपिकल रोमांस ओपनिंग एंड आउटरेजियस चैलेंज टू द नाइट्स एट किंग्स आर्थर कोर्ट इन। क्रिसमस है जी, आज का दिन है, मजे की बात देखें जी, आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस है। आज के दिन यानी इस 25 दिसंबर होती है जब वो क्रिसमस मना रहे होते हैं, किंग आर्थर और उसके नाइट राउंड टेबल पे बैठे हैं। तो एक आदमी तो ना कहें, उसे मैजिकल एक चीज आती है, ग्रीन नाइट एक आता है जो चैलेंज, वो से आके चैलेंज करता है कि मेरे साथ कौन है जो मेरे साथ फाइट करेगा, किस में हिम्मत है कि मेरे साथ फाइट करे। The challenge is accepted and the knight of the round table rides forth on his quest, surviving adventures and the fearful final encounter to return to the Camelot a year later. The themes of the prowess and the gallant conductor combined with that of the Grail quest and chastity. तो मिक्स किया गया ना Grail quest को, chastity को, chivalry के कॉन्सेप्ट को, और फिर एडवेंचर्स भी हैं उसके साथ साथ। और सेकुलर टच इस तरह से है कि उस कहानी में आगे चल के आप देखते हैं कि वो किस तरह उसका टेस्ट लेते हैं, एक लेडी उन्हें सीड्यूस करने की कोशिश करती है, किसेस एक्सचेंज होती हैं। तो बाकी जो प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ सवाल जवाब हो सकते हैं। सो इट शिवलरी है, ब्रेव नाइट्स हैं, फेयर लेडीज हैं, हॉस्पिटैलिटी है, कैसल हैं, ठीक है। तो सो द प्रीचिंग ऑफ द क्रूसेड्स इन द 12th and 13th century refined the ethics of the chivalry and consecrated it as a religious rule of life, ठीक है, बना दिया था चर्च ने इसको। आई होप कि आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो ग्रीन नाइट जो है चैलेंज करते हैं कि मेरे साथ कौन लड़ेगा, और सर ग्वेन आते हैं जो भतीजा है आर्थर का जेल में, और वो आके कहता है कि मैं जो है मुकाबला करूंगा। तो वो कहते हैं आप एक मुझ पे अटैक करें और बदले में मैं भी एक अटैक करूँ। तो वो अटैक करता है तो उसका सर काट देते हैं ग्रीन नाइट। तो वो अपना सर उठा लेते हैं, मैजिकल है ना, ऊपर रखता है और कहता है कि मैं जो है ना अपना अटैक जो है ना अब करूंगा। लेकिन वो 1 साल के बाद, सर ग्वेन में भी उसे कहते हैं, यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि 1 साल मुझे दे दें। तो 1 साल के बाद वो कहता है अब फलां जगह पे मेरा कैसल है या मेरी रिहाइश है, मैं ग्रीन नाइट वहां पे रहता हूँ, वहां आपने इसी दिन अगले साल वहां आना है और वहां पे हमारा जो है मैं ये रिवेंज लूंगा, मैं अपना अटैक जो करूँ। तो वो सारे काम दुनिया के संभाल के वो जब फ्री होता है तो वो जाता है और काफी एडवेंचरस उसके रास्ते हैं और एक कैसल तक पहुंचता है। तो वहां उसे एक लॉर्ड और लेडी मिलते हैं। वो कहते हैं हमारे पास रुक जाओ, आगे ग्रीन नाइट का घर ज्यादा दूर नहीं है, मतलब उसका जो महल है, तो आप करीब पहुंच आए हो, बहुत थके हुए, हमारे पास रेस्ट करो। तो वो वहां 3 रातें स्टे करता है। तो वो उसे लॉर्ड कहता है कि मैं सुबह शिकार के लिए जा रहा हूँ, तो जो भी मुझे मिलेगा मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, और जो तजुर्बा तुम्हें मिलेगा तुमने मेरे साथ शेयर करना। तो ये एग्रीमेंट है हमारे दरमियान। तो उसकी जो वाइफ है लॉर्ड की, वो जब शिकार पे चला जाता है हंटिंग के लिए, तो वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं। जो सर ग्वेन जो है नाइट है, चैस्टिटी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वहां पे, तो वो उसे खोना नहीं चाहते, कोई इमोरल एक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वो उसे मजबूर कर देती है कि चलो 21 तक वो ले आती है बात को। तो वो एक जब वापस आता है लॉर्ड, तो वो उसे बताता है कि मैं आज ये चीज लेके आया हूँ, वो शेयर करता है, बताता है जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम भी शेयर करो। तो वो किस शेयर करता है उसके साथ। सेकंड डे भी इसी तरह होता है, वो 2 किस शेयर करता है। और थर्ड डे जो है ना उसको सैश मिलती है, वो गिफ्ट करती है कि वो पहन ली जाए तो इंसान को कुछ नहीं होता। तो ये बात जो है ना वो छुपा लेता है सैश जो है वो। तो
वो आगे जब जाता है तो ग्रीन नाइट के साथ उसकी लड़ाई होती है और वो वार उसको करता है, तो गर्दन पे कट भी आता है और उसे फिर एक्सपोज करता है कि मैं